नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब सेशन में। आप सारे लोग फटाफट टकाटक अंदाज में आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। बताइए आवाज़ वगैरह सब ठीक ठाक है? ऑल ओके? तो यहाँ पे आपके लिटरेचर के क्वेश्चंस आपको 15, फिर आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, फिर आपके क्लोज टेस्ट, फिर ग्रामेटिकल सेक्शन आपको मिलते हैं, फिर आपका वोकैब का सेक्शन भी मिलता है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वेयर डिड द रेनेसां स्टार्ट? वेयर डिड द रेनेसां स्टार्ट? तो सबसे पहला टर्म जो यहां आया है वो यहां पे रेनेसां के बारे में आप बात कर रहे हैं कि रेनेसां की शुरुआत कहां से हुई। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा और इस पॉइंट को समझना है बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ईमानदारी से। रेनेसां की अगर आप बात करेंगे तो रेनेसां 14th सेंचुरी में ही स्टार्ट हुआ। कहां पे? 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ? इटली से। इटली से आपका 14th सेंचुरी में ही स्टार्ट हुआ क्या? रेनेसां। इटली से ये कहां पहुंचा? फ्रांस। और फ्रांस के बाद ये कहां पहुंचा? नॉर्थ, नदर्न एंड वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप ये पहुंचा यहां पे। ये आपका रेनेसां है। यानी रेनेसां 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, इटली पहुंचा, इटली से फ्रांस और फ्रांस से नदर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप पहुंचा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये जो आपका रेनेसां है ये स्टार्ट हुआ है इटली में, लेकिन रेनेसां जो वर्ड है ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। यानी रेनेसां वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज का है। भले ही ये टर्म स्टार्ट कहां से हुआ है? इटली से हुआ है। तो बहुत बच्चे को इसीलिए कंफ्यूजन होता है कि रेनेसां इटालियन वर्ड है। नहीं, रेनेसां फ्रेंच वर्ड है और ये इटली से स्टार्ट हुआ। अगर लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में आप बात करेंगे, लिटरेरी टर्म्स में आप बात करेंगे, और फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। इंग्लिश में इसके मीनिंग की बात करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है? रिवर्थ, कल आपने पढ़ा था, या रिवाइवल ऑफ लर्निंग। रिवाइवल ऑफ लर्निंग, कल का सेट डिस्कशन अगर आप देखे होंगे तो आपको मालूम जरूर चला होगा। तो ये आपका रेनेसां है। तो ये स्टार्ट कहां से हुआ? आज का सवाल ये है कि वेयर डिड द रेनेसां स्टार्ट? द करेक्ट आंसर इज बी। लेकिन रेनेसां किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो फ्रेंच लैंग्वेज का है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग या तो रिवर्थ होता है या रिवाइवल ऑफ लर्निंग होती है। रेनेसां की बात करेंगे तो ये 14th सेंचुरी में आपका स्टार्ट होता है और ये ऑलमोस्ट जाता है आपके 17th सेंचुरी तक, ऐसा हिस्टोरियन का मानना है। अब आप बोलेंगे सर 17th सेंचुरी तक कैसे जाता है? तो अगर आप रेनेसां की बात करेंगे तो एक होता है आपका मिडल इंग्लिश पीरियड। मिडल इंग्लिश पीरियड, और मिडल इंग्लिश के बाद आप जैसे न्यू क्लासिकल या मॉडर्न तक पहुंचते हैं, है ना, मॉडर्न, उसी बीच में आपका रोमांटिक, विक्टोरियन। तो मॉडर्न एज बोला जाता है ऐसा कि मिडल एज और मॉडर्न एज के बीच में ये जो एक ब्रिज है, इस ब्रिज का नाम है रेनेसां। यानी रेनेसां का काम है कि मिडल इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश से आपस में कनेक्ट करना। तो इस ब्रिज का नाम जो है, इस ब्रिज का नाम है रेनेसां। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 17th सेंचुरी तक ये कैसे चला तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। अगर रेनेसां की आप बात करते हैं तो पहला टर्म आता है आपका एलिजावेथन एज। एलिजावेथन के बाद आपका टर्म आता है जैकोवियन एज। जैकोवियन के बाद आपके लिए वर्ड है कैरोलिन एज, और कैरोलिन के बाद अगर आप बात करेंगे तो आपका आता है कॉमनवेल्थ का मामला, जो आप कल भी पढ़े थे। ये ध्यान में आपको रखना है। एलिजावेथन की बात करेंगे तो 1558 टू 1603। जैकोवियन की बात करेंगे तो 1603 टू 1625, और कैरोलिन की बात करेंगे तो 1625 टू 1649, और कॉमनवेल्थ की बात करेंगे तो 1649 टू 1660। यहां तक आपका क्या चलता है? रेनेसां चलता है। और 1660 की बात करेंगे तो ये 17th सेंचुरी है, इसलिए रेनेसां 14th सेंचुरी 17th सेंचुरी कवर करता है। आप एलिजावेथन 1558 में देख रहे, इससे पहले मिडिल के बाद जो है
आपका 14 के बाद वह रेनेसां के दौर में ही जाता है, लेकिन ये उसका डेवलप्ड स्टेट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। करेक्ट आंसर हुआ बी, बिफोर बॉम्बे। कोई डाउट है तो सवाल कीजिए। नेक्स्ट देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। ये ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न लिखने का काम कौन किए हैं? तो ये किए हैं आपके जॉन किट्स। कौन किए हैं? जॉन किट्स किए हैं। और जॉन किट्स की अगर आप बात करेंगे तो जॉन किट्स को क्या क्या बोला जाता है? जॉन किट्स को बोला जाता है ब्यूटी पोएट। क्या बोला जाएगा? ब्यूटी पोएट। जॉन किट्स को बोला जाता है प्योर पोएट। जॉन किट्स को बोला जाता है एस्थेटिक पोएट। ये सब आपको मालूम होना चाहिए, एस्थेटिक पोएट। और जॉन किट्स को बोला जाता है द ग्रेटेस्ट ओड राइटर। द ग्रेटेस्ट ओड राइटर, यह बोला जाता है किनको? जॉन किट्स को। अब इनको ग्रेटेस्ट ओड राइटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जॉन किट्स जितने भी ओड लिखे उनका मोस्ट ऑफ द ओड्स जो है वह आपका लिखा गया 1819 में, इसीलिए 1819 को बोला गया द ओड ईयर। 1819 को बोला गया द ओड ईयर। ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे। सवाल यह है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, पीबी शैली? कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो गया आपका ई, नन ऑफ द एबव। ध्यान आपको रखना है। विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या क्या बोला जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ को बोला जाता है नेचर पोएट। नेचर पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ को बोला जाता है वर्शिपर ऑफ नेचर। वर्शिपर ऑफ नेचर, ये आप ध्यान में रखेंगे। वर्शिपर ऑफ नेचर बोला जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ को बोला जाता है द चाइल्डहुड पोएट। द चाइल्डहुड पोएट। और विलियम वर्ड्सवर्थ या एसटी कॉलरिज को लेक पोएट के नाम से भी आप जानते हैं। लेक पोएट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए यहां, विलियम वर्ड्सवर्थ आपके जो पैदा हुए हैं 1770 में पैदा हुए हैं, 1850 में इनकी डेथ हुई है। विलियम शेक्सपियर के बारे में कल भी आपको बताए थे, 1564 में पैदा हुए हैं, 1616 में डेथ हुई है। विलियम शेक्सपियर को आप एलिजाबेथन प्लस जैकोबियन दोनों एज का राइटर मानते हैं। एलिजाबेथन प्लस जैकोबियन दोनों एज का राइटर आप इनको मानते हैं, विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर को क्या क्या टाइटल मिला है? तो इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा इन्हें बोला जाता है किनको? विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर को बोला जाता है नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड बोला जाता है। विलियम शेक्सपियर को बोला जाता है द बार्ड ऑफ एवॉन। बार्ड ऑफ एवॉन। विलियम शेक्सपियर को बोला जाएगा स्वीट स्वान ऑफ एवॉन। और इन्हें एक नाम और दिया गया द बार्ड, ये आप ध्यान में रखेंगे। पीबी शैले, परसे विशे शैले, ये रोमांटिक एज के सेकंड जनरेशन के राइटर हैं। पूरा नाम क्या है? तो परसे, बी से है बिशे, BYSSHA, और शैले SHALLEY। परसे विशे शैले, ये आप ध्यान में रखेंगे। बिलीज बिल्कुल याद हो गया होगा, लेकिन मेरी हैबिट है बताने की, है ना। पीबी शैले आपके पैदा हुए हैं 1792 में, डेथ हुई है 1822 में, एट द एज ऑफ 29। ये ध्यान आपको रखना है, और भी बहुत कुछ बताया जा सकता है। चलिए, करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ई फॉर एलिफेंट। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, हु रोट द बुक इवान हो। हु रोट द बुक इवान हो। इवान हो का पूरा नाम है इवान हो अ रोमांस। इवान हो अ रोमांस की बात करेंगे। इसको लिखने का काम किन्होंने किया? ओ हेनरी ने, RL स्टीवसन ने, है ना, या फिर आपके सर वॉल्टर स्कॉट ने। तो यहां पर इवान हो की बात करेंगे। इवान हो आपका पब्लिश हुआ है कब? 1819 में। 1819 में। चलिए, एक सवाल आपसे है, कल हमने RL स्टीवसन के बारे में आपको बताया, इनका पूरा नाम आपको बताना है। पहली बात ये, ओ हेनरी आपके अमेरिकन राइटर हैं। ओ हेनरी आपके अमेरिकन राइटर हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे।
चलिए तो बताइए पहले आर एल स्टीवसन के बारे में हम आपको बताए थे, उसके बाद मैं आंसर बताता हूं। मुझे गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों। 1 मिनट रुक जाएंगे थोड़ा सा। रॉबर्ट लुइस स्टीवसन, कल इनके एक वर्क के बारे में आप बात किए थे। रॉबर्ट लुइस स्टीवसन के एक वर्क के बारे में कल हमने बात किया था, उसका नाम भी आपको बताना पड़ेगा। अब इवान हो के राइटर जो हैं वो आपके सर वॉल्टर स्कॉट हैं, और सर वॉल्टर स्कॉट की अगर आप बात करेंगे तो ये आपके रोमांटिक एज के राइटर माने जाते हैं। रोमांटिक एज के राइटर ये माने जाते हैं। ये आपके पैदा कब होते हैं? ये आपके पैदा हुए हैं 1771 में और डेथ होती है 1832 में। और कल हमने सर वॉल्टर स्कॉट के बारे में बोला था कि इन्हें पोएट लॉरेट बनाया जाना था, लेकिन इन्होंने डिनाई कर दिया, तो बाद में इनके जगह पे रॉबर्ट साउदी को पोएट लॉरेट बना दिया गया था। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और रॉबर्ट साउदी जो हैं 1813 टू 1843 ये आपके पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड रहे। पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड रहे। और ये सारे क्वेश्चंस हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में देखने सुनने को मिलते हैं। ट्रीजर आइलैंड, ट्रीजर आइलैंड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट लुइस स्टीवसन या रॉबर्ट लुइस बाल्फोर, BALFOUR, बाल्फोर स्टीवसन, ये भी इनका नाम है, जरूर याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन है C4 कनाडा। वेवरली नोबेल, गाय मैंडरिंग, इवानहो, फेमस वर्क ऑफ वॉल्टर स्कॉट, वेरी गुड। इवानहो को हिस्टोरिकल नोबेल बोला जाता है। इवानहो को हिस्टोरिकल नोबेल बोला जाता है। हिस्टोरिकल नोबेल के नाम से जानते हैं। सर वॉल्टर स्कॉट लिखने का काम किए हैं। विच ऑफ दीज इज द मैग्नम ऑपस ऑफ चॉशर? मैग्नम ऑपस का मतलब होता है प्रोमिनेंट वर्क। मैग्नम ऑपस का मतलब होता है नोटेबल वर्क, यानी जो फेमस बहुत है। यहां पर वर्ड है मैग्नम ऑपस ऑफ जॉफ्री चॉशर। क्या लिखा हुआ है चौसर के बारे में? आइए पहले चौसर साहब के बारे में बात करें। जॉफ्री चौसर, जॉफ्री चौसर के बर्थ और डेथ की अगर बात करेंगे 1343 1400। क्लियर? जॉफ्री चौसर को मिडल एज का राइटर माना जाता है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद मिडल इंग्लिश पीरियड आया आपका, मिडल इंग्लिश पीरियड आता है। और मिडल इंग्लिश पीरियड को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आपका जो पार्ट होता है वो आपका कौन सा होगा? एंग्लो नॉर्मन पीरियड। क्या बोलते हैं आप इसको? एंग्लो नॉर्मन पीरियड, है ना। और दूसरे की बात करेंगे तो आप बोलते हैं द एज ऑफ चॉशर, द एज ऑफ चॉशर, द एज ऑफ चॉशर। अगर आप एंग्लो नॉर्मन पीरियड की बात करते हैं तो ये आपका चलता है 1066 टू 1340। और द एज ऑफ चॉसर की बात करेंगे तो 1340 टू 1400। जॉफ्री चौसर को बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ड्रामा तो आपके विलियम शेक्सपियर साहब हो गए। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और पोएट्री, इनको बोला जाता है जॉफ्री चौसर को बोला जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। अब इनका मैग्नम ऑपस पूछा गया। ये तीनों वर्क, चाहे आप कैंटरबरी टेल्स की बात करें, ट्रायलस एंड क्रिस्टिडी की बात करें, हाउस ऑफ द फेम की बात करें, ये तीनों आपके जॉफ्री चौसर के वर्क हैं, ये मालूम होना चाहिए। लेकिन मैग्नम ऑपस का मतलब होता है प्रोमिनेंट वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। तो वो आपका कौन सा है? कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स की बात करेंगे तो इसके लिखने का, पब्लिकेशन का जो ड्यूरेशन है 1387 टू 1400। 24 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है कैंटरबरी टेल्स। कलेक्शन ऑफ 24 शॉर्ट स्टोरीज, ये आपको मालूम होना चाहिए,
है ना, और इसमें 17,000 लाइन्स में ये लिखा गया है, 17,000 लाइन्स में लिखा गया है ना। और इसमें ज्यादातर आपके जो टेल है, जो कहानी है, टीएल का मतलब क्या होता है, टेल यानी स्टोरी, तो स्टोरी का कलेक्शन है ये, है ना, इसीलिए कैंटरबरी टेल्स बोला जाता है। तो ये आपका इसमें जो भी आपके टेल है उसमें से ज्यादातर, है ना, मोस्ट टेल्स जो है, मोस्ट टेल्स वो लिखा गया है वर्स में, VERSE, और कुछ टेल यानी कुछ कहानियां जो है, सम टेल्स, वो लिखा गया है प्रोज में, PROSE, प्रोज में। ये आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट ऑप्शन हो गया कैंटरबरी टेल्स, जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन ए फॉर आगरा, है ना। चलिए, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनिशा, जॉफ्री चौसर, वेरी गुड। और ट्रायलस एंड क्रिसिडी एक प्ले भी है विलियम शेक्सपियर साहब का, ये भी आपको ध्यान में रखना है, गोपाल ने लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। द अदर वर्क्स, द बुक ऑफ डचेज, लेहेंग ऑफ गुड, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, है ना, द हाउस ऑफ फेम, बहुत बढ़िया, सुप्रिया, बहुत अच्छे, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। आइए यहां, विच इंग्लिश पोएट वॉज एडिक्टेड टू ओपियम। ओपियम एक ड्रग का नाम है, ओपियम क्या है आपका, ड्रग है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओपियम क्या है, ओपियम इज अ काइंड ऑफ ड्रग, ये एक ड्रग का नाम है। और इसके एडिक्टेड कौन हो गए, इसका एडिक्शन किसको लगा था, एसटी कॉलरिज, पीवी शैले, जॉन किट्स, ये तीनों हमारे रोमांटिक एज के राइटर हैं। लेकिन जब भी आप रोमांटिक एज की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, रोमांटिक एज, तो रोमांटिक एज को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है फर्स्ट जनरेशन और दूसरा आपका है सेकेंड जनरेशन। तो ये जो आप नाम देख रहे हैं, एसटी कॉलरिज, ये आपके फर्स्ट जनरेशन के राइटर हैं। जॉन किट्स हो गए या आपके पीवी शैले हो गए, ये आपके सेकेंड जनरेशन के राइटर हैं। अब आइए एसटी कॉलरिज के बारे में बात करें। एसटी कॉलरिज, तो जैसे ही आप बोलेंगे एसटी कॉलरिज, तो एस से क्या होगा आपका, तो एस से होगा सैमुअल, SAMUEL, टी से क्या होना है आपका, टेलर, और सी से आपका क्या हो गया, कॉलरिज। एसटी कॉलरिज की आप जैसे ही बात करेंगे तो ये आपके पैदा होते हैं 1772 में, इनकी डेथ होती है 1834 में। एसटी कॉलरिज, है ना, इनके ढेर सारे वर्क हैं। सबसे पहले तो एसटी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, आपको मालूम होना चाहिए, दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स लिखने का काम किया, जो रोमांटिक एज का मैग्नम ऑपस माना जाता है। एसटी कॉलरिज के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ढेर सारा वर्क है इनका। सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है कुबला खान, और चूंकि ओपियम का नाम आया है इसीलिए मुझे कुबला खान का नाम याद आया। कुबला खान जो लिखा गया, ओपियम ड्रग लिए हुए थे, उसके इन्फ्लुएंस में लिखा गया, और ये 54 लाइन्स की पोयम है। कुबला खान रिटन बाय एसटी कॉलरिज, है ना, कंसिस्ट ऑफ 54 लाइन्स, और ये आपका इनकम्प्लीट वर्क है। कैसा वर्क है, इनकम्प्लीट, है ना। तो कुबला खान, और एक इनका और इनकम्प्लीट वर्क है, उसका नाम है क्रिस्टावेल। क्रिस्टावेल, ये भी इनका इनकम्प्लीट वर्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। एसटी कॉलरिज एक एलिजी पोयम लिखे, ELEGY, एलिजी, उस एलिजी का नाम है मोनोडी। क्या नाम है, मोनोडी नाम है, और वो किनके डेथ पे लिखा गया, ऑन द डेथ ऑफ थॉमस चैटरटन, ऑन द डेथ ऑफ थॉमस चैटरटन, थॉमस चैटरटन। थॉमस चैटरटन 1752 में पैदा होते हैं और 1770 में इनकी डेथ होती है, यानी कि एट द एज ऑफ 17, एट द एज ऑफ 17, 17 की उम्र में डेथ हो जाती है किनकी, थॉमस चैटरटन की। ये आपको ध्यान रखना है, एलिजी लिखने का काम किया। और भी ढेर सारे वर्क्स है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, बहुत वर्क है एसटी कॉलरिज के, और बहुत बड़ा नाम है, रोमांटिक एज के राइटर हैं। पीवी शैली के बारे में भी बात किए, परसे बिशे शैली के बारे में बात किए। इनके पोयम की बात करेंगे तो इनका एक पोयम है टू अ स्काई लार्क, टू अ स्काई लार्क, और यहीं पे अगर आप टू द स्काई लार्क बोलते हैं तो मामला बदल जाता है। टू अ स्काई लार्क लिखे हैं आपके पीवी शैले, लेकिन टू द स्काई लार्क लिखने का काम किया विलियम वर्ड्सवर्थ ने।
सिर्फ ए और द का डिफरेंस है ना। पीबी शैली का एक वर्क है ओजीमेंडायस, ये आपको ध्यान रखना है। पीबी शैली भी एक एलिजी लिखे एडोनिस जॉन किट्स के डेथ पे, ये सब आप याद रखेंगे। जॉन किट्स का सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट ओड राइटर है ये, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू पोएट्स। उसके बाद आपका है ओड ऑन मेलनकली, ओड टू साइकी, ओड टू ऑटम, है ना। बहुत सारे ओड लिखे आपके जॉन किट्स। तो ध्यान रखना है आंसर क्या होगा कि ओपियम के एडिक्टेड कौन थे, तो वो आपके एसटी कॉलरीज थे। और ओपियम के इन्फ्लुएंस में ही इन्होंने कुबला खान लिखा 54 लाइंस में, जो इनकम्प्लीट वर्क है। और एसटी कॉलरीज के टू वर्क्स जो इनकम्प्लीट है, कुबला खान एंड क्रिस्टाबेल लिखना चाहिए था ना मेरे को, हाँ बेल ही लिखा है। चलो समझ में आ गई बातें, ये आपको ध्यान में रखना है। कहीं भी डाउट हो बंधु सवाल जरूर आप कर लेंगे। और सेशन अगर बढ़िया लग रहा हो, मैं बोलना ही भूल जाता हूं, तो लाइक जरूर कर दिया करें, अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साइलेंट वुमन इज अ रिटन बाय, साइलेंट वुमन लिखा गया किनके द्वारा, जॉन रस्किन के द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। भाई साहब साइलेंट वुमन जो आपका लिखा गया है, ये लिखा गया है बेन जॉनसन के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। किनके द्वारा लिखा गया, बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया। जॉन रस्किन की बात करेंगे तो जॉन रस्किन आपके पैदा होते हैं 1819 में और इनकी डेथ होती है 1900 में। जॉन रस्किन को बोला जाता है विक्टोरियन एज का राइटर। किस एज का राइटर बोला जाएगा, विक्टोरियन एज का राइटर बोला जाएगा। विक्टोरियन एज बंधु कब से कब तक, तो आपको मालूम है रोमांटिक एज के बाद आपका विक्टोरियन एज ही स्टार्ट होता है 1837 टू 1901। बेन जॉनसन की बात करेंगे तो बेन जॉनसन आपके किस एज के राइटर हैं, तो बेन जॉनसन आपके इसके कंटेम्पररी कौन कौन है। अगर बेन जॉनसन के कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है, एट द सेम टाइम, यानी समकालीन, एट द सेम टाइम यानी समकालीन बात करेंगे तो बेन जॉनसन के कंटेम्पररी कौन कौन होंगे, देखिए कितना नाम है इनके कंटेम्पररी का। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में लिखता हूं विलियम शेक्सपियर, ES याद रखेंगे, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, CM, JL जॉन लिली, RG रॉबर्ट ग्रीन, TK थॉमस कीड, ढेर सारे आपके साथ मिलेंगे। इसका मतलब आपके बेन जॉनसन जो है वो एलिजाबेथन एज के राइटर माने जाएंगे, एलिजाबेथन एज के राइटर माने जाएंगे। बेन जॉनसन का एक और नाम है, इनका नाम है बेंजामिन जॉनसन। क्या नाम है, बेंजामिन जॉनसन, ये आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बेन जॉनसन एक फ्रेज का इस्तेमाल किए थे, किनके लिए, शेक्सपियर साहब के लिए। और उस फ्रेज कौन सा फ्रेज है, स्मॉल लेटिन लेस ग्रीक। स्मॉल मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाओगे, स्मॉल लेटिन लेस ग्रीक। ये आप बेन जॉनसन बोले हैं किनके बारे में, तो बोले हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। यहां पर एक नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, अभी आप जस्ट पढ़े कि विलियम वर्ड्सवर्थ आपके रोमांटिक एज के राइटर हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरीज दोनों ने मिलकर क्या लिखने का काम किया, लिरिकल बैलेड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ के ढेर सारे वर्क्स हैं, द प्रिल्यूड, टिंटरनेबे, डैफोडिल्स, ल्यूशे, द रेनबो, ढेर सारे वर्क्स है जो आपको पढ़ना चाहिए, जो मैं अपने धाकर बैच में पढ़ा चुका हूं, है ना। तो सब जानिए आप। करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे हो गया। आगे हम बढ़ते हैं नंबर 7। वर्ड्सवर्थ वॉज इंस्पायर्ड बाय डैश। वर्ड्सवर्थ साहब इंस्पायर्ड हुए भैया किस चीज से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से, रशियन रिवॉल्यूशन से। तो सबसे पहले आपको मालूम है विलियम वर्ड्सवर्थ कब पैदा हुए, एक बार तो लिखा था फिर लिख देता हूं। 1770 में पैदा होते हैं और 1855 में डेथ होती है। और विलियम वर्ड्सवर्थ अपने पूरे लाइफ में 2 टाइम्स फ्रांस विजिट किए, यानी विजिट फ्रांस 2 टाइम्स। कितनी बार ये फ्रांस गए, तो 2 बार गए। एक बार ये गए 1790 में
और सेकेंड टाइम गए 1791 में। और जब फ्रांस गए थे इसी टाइम में, तो यहां पे एक फ्रेंच वुमन से इनका अफेयर भी हुआ था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। एक फ्रेंच वुमन थी, नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है अभी, नाम जैसे याद आएगा हम लिख देंगे, अगर आपको याद हो तो जरूर बताइए कमेंट में। उनसे इनका अफेयर हुआ, लव अफेयर, और उसके बाद एक बेटी भी हुई, एक डॉटर भी हुई, शादी नहीं किए थे, एक बेटी भी हुई और उसका नाम था कैरोलिन। कैरोलिन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसी टाइम आपका हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 टू 1799 ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डेट है। और जब वहां फ्रांस गए तो वहां पे एक फ्रेंच वुमन, उससे अफेयर हुआ, उनसे बेटी हुई कैरोलिन, लेकिन शादी नहीं हुई थी। उसके बाद ये इंग्लैंड लौट के आ गए, फिर नहीं गए, कहां, फ्रांस नहीं जा पाए। उसके बाद ये वे फ्रेंच वुमन जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के साहब की वेट में लगी थी कि कल आएंगे भैया हमें ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है अपनी सिस्टर, इनकी बहन का क्या नाम है, डोरोथी। ये सब कहानी आपको मालूम होना चाहिए। डोरोथी को फ्रांस भेजे कि जाइए आप इनसे सेटलमेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि इसी दरमियान विलियम वर्ड्सवर्थ को मिल कौन गई थी, मैरी हटचिंसन। तब डोरोथी पहुंची किनके पास, ये जो फ्रेंच वुमन है जिनसे अफेयर हुआ था, जिनसे एक बेटी भी हुई थी, किनको, विलियम वर्ड्सवर्थ को, क्या नाम है, कैरोलिन। क्या नाम है, हाँ बहुत बढ़िया सुप्रिया, बहुत अच्छे नाम आपने बता दिया। तो फिर डोरोथी वहां पहुंची और बोला गया होगा देखो ऐसा है कि भैया को कोई और पसंद आ गई है, आप अपना रास्ता देख लीजिए, आप हमारी भौजाई नहीं बन सकती, हमारी भौजाई बनने के लिए हटचिंसन साहब तैयार हैं, मतलब साहिबा तैयार हैं। तो फिर हटचिंसन से 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ का विवाह हुआ। यह कहानी है। सवाल है कि वर्ड्सवर्थ वॉज इंस्पायर्ड बाय, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, है ना, यह ध्यान रखना है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन या रशियन रिवॉल्यूशन से विलियम वर्ड्सवर्थ का कोई भी लेना देना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका रशियन रिवॉल्यूशन हुआ है 28th सेंचुरी में, यह हुआ है 18th सेंचुरी में, लेकिन अमेरिकन और रशियन रिवॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही मामला वहां पे निकल के आएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चलते उनसे फिर मिल नहीं पाए। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो तो मजाक में बोल दिए कि ननद भुजाई को ये बात बोल रही होगी कि भैबा को कोई और मिल गया है ना, लेकिन आप सही बोल रहे हैं, सब एक ही जैसा है। शैली भी वर्ड्सवर्थ भी नहीं, शैली तो अलग टाइप का था ना, शैली पीबी शैली है ना, पीबी शैली कमाल का आदमी था, बहुत ही बेहतरीन आदमी था। जो बात है, एक ही गलती क्या लाइफ में। आइए आगे, विच पोएट्री इज रिटन बाय सर वॉल्टर स्कॉट। अब इसमें कौन सा ऐसा पोएम है जो सर वॉल्टर स्कॉट लिखे हैं, द पैट्रियट। अब पैट्रियट एक पोएम है जो कल ही हम आपको बताए थे कि इस पैट्रियट को लिखने का काम किन्होंने किया, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, रॉबर्ट ब्राउनिंग। और रॉबर्ट ब्राउनिंग का जब भी आप नाम लेंगे तो रॉबर्ट ब्राउनिंग आपके विक्टोरियन एज के राइटर हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग आपके विक्टोरियन एज के राइटर माने जाएंगे, और विक्टोरियन एज आपका चला है 1837 टू 1901, है ना, ध्यान रखना है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो आपके हैं ये पैदा होते हैं 1812 में और मामला चलता है 1889 तक, सॉरी 1889 तक, बहुत बढ़िया। पैट्रियोटिज्म लिखने का काम सर वॉल्टर स्कॉट ही किए, सर वॉल्टर स्कॉट के बारे में आप पढ़े हैं। और अ फ्रॉस्टी नाइट लिखने का काम रॉबर्ट ग्रेव्स एक राइटर हैं, रॉबर्ट ग्रेव्स, इन्होंने लिखा है अ फ्रॉस्टी नाइट। द पैट्रियट लिखे रॉबर्ट ब्राउनिंग, पैट्रियोटिज्म लिखे सर वॉल्टर स्कॉट, अ फ्रॉस्टी नाइट लिखे हैं रॉबर्ट ग्रेव्स। सवाल क्या पूछा गया सर वॉल्टर स्कॉट का, आंसर क्या होगा, पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म, ध्यान रखने का। आइए क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड रेनेसा कम फ्रॉम विच लैंग्वेज। अब रेनेसा, पहला क्वेश्चन था कि रेनेसा स्टार्ट कहां से हुआ, तो 14th सेंचुरी में इटली में। अब है कि किस लैंग्वेज का वर्ड है रेनेसा, तो वो आपको मालूम होना चाहिए, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है ना, और जिसका मीनिंग क्या होता है, रिवर्थ या रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, ध्यान रखना है
क्लियर। और इटली में क्या हुआ, स्टार्ट हुआ था कब, 14th सेंचुरी में। रेनेसां का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट कितना है, अगर रेनेसां के ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 14th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक, यानी आपने एलिजाबेथन देखा, जैकोबियन देखा, कैरोलिन देखा, कॉमनवेल्थ का मामला आप देखे, ध्यान रखना है। सैली वायरॉन का दोस्त था, डूबने के बहुत दिन बाद खोजकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। लड़का लोग दोस्त कमाल का होता है, हाँ वो तो होता ही है ना। चलिए, वेरी गुड। ये देखो वोकैब बैच है आपका, अगर किन्हीं को वोकैब में प्रॉब्लम हो बंधु, तो ये आपका है कंप्लीट A to Z वोकैब बैच, कंप्लीट A to Z वोकैब बैच। और इसकी फी है 399, और ये ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे ये बैच आपका मिलता है, A to Z वोकैब बैच। 27 दिसंबर से ये बैच चल रहा है, शाम में 4 से 5 में ये बैच आपका चलता है, जहां पे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेज, फॉरेन एक्सप्रेशंस, फ्रेजल वर्ब, प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस, पैरोनिम, होमोफोन, होमोनिम, हर एक टाइप के वर्ड आपको यहां पे पढ़ाए जाएंगे। किन्हीं को भी वर्ड में प्रॉब्लम है, आप इस बैच में आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया, हु रोट द फेमस 1855 पोएम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड लिखने का काम 1855 में पब्लिश होता है ना। कब हुआ, तो ये आपका किन्होंने किया, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, क्रिस्टोफर मार्लो, जोहान्स गुटनबर्ग। अब आइए यहां बात करते हैं। तो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की जब आप बात करेंगे तो ये पैदा कब होते हैं, तो ये आपके होते हैं 1809 to 1812, 92 सॉरी 1812 बोल रहा हूं। ये आपके 1809 से 1892 का मामला है, और ये आपके होते हैं विक्टोरियन एज के राइटर। इन्हें किस एज का राइटर माना जाता है, विक्टोरियन एज। और विक्टोरियन एज की अगर आप बात करेंगे तो विक्टोरियन एज आपका कब से कब तक, फिर से लिख देता हूं, आप लोग इरिटेट हो जाते होंगे, सर क्या एक ही बात को बार बार लिख रहे, भैया हम तो लिखेंगे 1837 to 1901। फिर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है ये पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड भी हुए, पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड भी हुए। अब आप बोलेंगे पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड ये हुए, भैया कब से कब तक, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद यही पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड हुए, और ये आपके 1850 to 1892 तक का दौर है। और ये टोटल 42 साल आपके पोएट लॉरेट रहे, कहां के, इंग्लैंड के। अब आइए 1855 में ये पोएम जो लिखा गया, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ये यही लिखने का काम किया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। क्रिस्टोफर मार्लो आपको मालूम होना चाहिए ये एलिजाबेथन एज के राइटर हैं, एलिजाबेथन एज के राइटर हैं। और क्रिस्टोफर मार्लो आपके पैदा होते हैं 1564 में, यानी जिस एज में आपके कौन पैदा हुए हैं, विलियम शेक्सपियर साहब। और 1593 में इनकी डेथ हुई है, यानी एट द एज ऑफ 29, एट द एज ऑफ 29। और जोहान्स गुटनबर्ग जो हैं, इनका एग्जैक्ट बर्थ मेरे को नहीं याद है, लेकिन मैं बता देता हूं 15th सेंचुरी में ये पैदा हुए, इनका बर्थ और इनका डेथ मेरे को याद नहीं आ रहा, 15th सेंचुरी में ये आपके पैदा हुए हैं। एक बार आप गूगल पे देख लेना और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना एग्जैक्ट डेट या ईयर क्या है, लेकिन 15th सेंचुरी है ये आपको मालूम होना चाहिए। 1400 में, एग्जैक्ट डेट मेरे को नहीं याद, आप एक बार देख लेना, ठीक है। लेकिन द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो है उसको किन्होंने लिखा है, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है ये आपके 42 साल पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड रहते हैं, ध्यान आपको रखना है। चलिए बहुत बढ़िया प्रणव, बहुत अच्छे। आइए यहां फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस के फाउंडर गुटनबर्ग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गोपाल जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेरेमनी इन विच अ सॉवरेन इज ऑफिशियली क्राउन्ड। जब किसी राजा को मुकुट पहनाया जाता है उसे आप क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिचर, इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब होता है आह्वान करना, आवाज उठाना। इन्वेस्टिचर इसका मतलब होता है किसी भी चीज में आप इन्वॉल्व हैं। और कोरोनेशन वो सेरेमनी होता है जब राजा को राजा बनाया जाए, रानी को रानी, क्वीन किंग, ये वाला, तो ये कोरोनेशन कहलाएगा। तो विच मोनार्की का जमाना था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेरेमनी इन विच अ सॉवरेन इज ऑफिशियली क्राउन्ड, कोरोनेशन। कोरोनेशन करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कनाडा।
विच वर्क वॉज नॉट ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 28th सेंचुरी। बोला इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो 28th सेंचुरी में पब्लिश आपका नहीं हुआ है। सबसे पहले यहां पर द एम्बेसडर की बात करेंगे। हेनरी जेम्स लिखने का काम किए, ये आपका पब्लिश हुआ है 1902 में। फिर E.M. फोस्टर, इनका पूरा नाम है एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर बात करेंगे तो ये आपका है अ रूम विद अ व्यू, अ रूम विद अ व्यू, ये आपका पब्लिश हुआ है 1902 में। फिर थॉमस हार्डी भी एक बहुत अच्छे राइटर हुए, नॉवलिस्ट हुए, और इनका एक नॉवेल है टेस्ट ऑफ द ड्यू डी उर्बेबिल्स, और ये आपका पब्लिश हुआ 1892 में। और बोला क्या गया है क्वेश्चन कि विच वर्क वॉज नॉट ओरिजिनली पब्लिश्ड इन द 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी आप किसे मानेंगे तो 1900 टू 1999 ये आपका होगा 20th सेंचुरी। बाबा कौन सा सेंचुरी होना है 20th सेंचुरी। लेकिन अगर वहीं पे हम 1800 टू 1899 का बात करेंगे तो इसे हम बोलेंगे 19th सेंचुरी। इन्हें हम क्या बोलने का काम करेंगे 19th सेंचुरी बोलने का काम करेंगे, यह आपको ध्यान में रखना है। तो बोला गया कौन सा 20th सेंचुरी का वॉक नहीं है तो थॉमस हार्डी साहब का यह नॉवेल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। इसीलिए बोलता हूं ये डेट वगैरह आपको याद रखना है। जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया कि मुझे इनका बर्थ और डेथ एग्जैक्ट नहीं याद है क्या, तो मैंने बोल दिया मेरा काम चल गया। लेकिन आपको याद करके एग्जाम में जाना है, बिकॉज जॉब आपको लेनी। आप अगर बोलेंगे मुझे याद नहीं है तो फिर आपका मार्क्स चला जाएगा। आपको याद रहना चाहिए, वैसे मुझे भी रहना चाहिए लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि क्या है, इसलिए मैंने नहीं लिखा यहां पे। लेकिन आपको याद होना चाहिए। आप सेशन के बाद एग्जैक्ट बर्थ इनका जो टाइम है, टेबल है, हर एक चीज याद करेंगे और अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, बार बार आप लिखेंगे। 13 बोला गया विच किंग बिगेन अ वॉर और टू इनफोर्स हिज क्लेम्स द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1336। अब देखिए किंग बिगेन अ वॉर टू इनफोर्स हिज क्लेम द थ्रोन, गद्दी को पाने के लिए फ्रांस में। हेनरी सेकंड की बात करेंगे तो ये आपका 1123, सॉरी 12 क्यों लिख रहा हूं मैं, 1123 टू 1179 तक चलता है। एक मिनट, थोड़ा सा सीटेट वालों का अभी लाइव आए हैं सर, मैं थोड़ा तुरंत आता हूं। सर लोग बोल देंगे बैच बनेगा उसमें जाके पढ़ा देंगे। आइए यहां तो हेनरी सेकंड एक किंग हुए, फिर आपके हेनरी फिफ्थ भी हुए और एडवर्ड थर्ड भी हुए। ये जो आप 1336 का दौर देख रहे हैं, बोला गया विच किंग बिगेन अ वॉर टू इनफोर्स हिज क्लेम टू द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन, तो ये आपका जो किंग है ये आपको 1312 से लेके 1377 तक मामला देखने को मिलेगा। क्लियर। और 1337 इसी बीच में आपका आना है, इसी बीच में आपका आएगा। इसीलिए इस किंग की अगर बात करेंगे तो वो आपका हो जाना है एडवर्ड थर्ड के बारे में आपको बात करना चाहिए। सॉरी आप लोगों का कुछ मैं ज्यादा टाइम खराब कर दिया, 2-4 मिनट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएट डिड नॉट राइट ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। इनमें कौन से ऐसे राइटर हैं जो 16th सेंचुरी के दौरान लिख नहीं पाए। अब यहां पर 16th सेंचुरी की अगर आप बात करेंगे तो वो 1500 टू 1599 होगा। अब जॉन एस्केलेटन की बात आप कर रहे हैं, जॉन एस्केलेटन, विलियम शेक्सपियर, थॉमस कैरी, क्या आपका आंसर होना चाहिए। तो अब यहां पे जब तक आपको वर्थ वगैरह याद नहीं रहेगा आप आंसर नहीं कर पाएंगे। अब यहां पे आ जाइए, आप सबसे पहले अगर बात करेंगे जॉन एस्केलेटन, तो ये आपके पैदा कब होते हैं, एग्जैक्ट डेट जो है इनकी डेथ आपको होती है लगभग, एक बार चेक कीजिएगा आप लोग, 1595 के आसपास। विलियम शेक्सपियर आपके पैदा होते हैं 1564 और 1666 से, तो 1564 से पैदा होते हैं तो 1599 तक इन्होंने बहुत कुछ लिखने का काम किया। और थॉमस कैरी की बात करेंगे तो ये 1595 में पैदा होते हैं और 1640 में इनकी डेथ होती है। अब 1595 से 99 की बात करेंगे तो 4 साल के एज में तो ये 16th सेंचुरी के दौरान लिखे नहीं होंगे, और अगर लिखे नहीं होंगे तो आंसर हमारा थॉमस
कैरी ही हो जाना है। कि क्या सवाल था कि विच पोएट डिड नॉट राइट, लिख नहीं पाए, ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, और ये 1595 में पैदा हुए हैं और 1640 तक का मामला है। 1643, वेरी गुड। अच्छा 1593 नहीं होगा, 1463 में पैदा हुए। डेथ कब हुआ इनका, डेथ कब हुआ इनका बता दीजिएगा एक बार। लेकिन 60th सेंचुरी में ये आपके लिखे हैं बहुत कुछ, ये आपको ध्यान रखना है। 1540 के आसपास इनका डेथ हुआ था, देख लेना एक बार आप खुद से। 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। द वर्ड जैकोबियन इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम जैकोब विच इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द इंग्लिश नेम जेम्स। अब जैकोबियन एज की जो बात करते हैं, जो आपके किस एज से लिया गया है, रेनेसां पीरियड से लिया गया है, एलिजाबेथन के बाद आता है, तो वो एक वर्ड है जैकोब। और जैकोब वर्ड जो है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो एक लैंग्वेज है हिब्रियो, हिब्रियो लैंग्वेज का वर्ड है जैकोब। समैरिटन हिब्रियो लैंग्वेज, बिब्लिकल, बिब्लिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू बाइबल, और 1529। थैंक यू वेरी मच प्रणव जी। और ये आपका हिब्रियो लैंग्वेज, तो जैकोब वर्ड जो है ये हिब्रियो लैंग्वेज से लिया गया है और जैकोबियन एज यहीं से बना। किंग जेम्स फर्स्ट किंग थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां तक था आपका इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन। अब हम आते हैं कहां पे, तो अब आ जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में। और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से आप देखिए, यहां से आपको पढ़ना है। ये पैसेज यहां से है, कहां से, तो भैया यहां से बोला गया फ्यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस हैव बीन हाईलाइटेड फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस बेटर। बोला फ्यू वर्ड्स एंड कुछ सेंटेंस आप क्या जो हाईलाइट किए जाते हैं, यानी हमने उसको ब्रैकेट में डाल के रखा है। रीड द सेम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है मामला, इसको ध्यान से देखना था। आइए यहां पे बोला गया एज द साउथ वेस्ट मानसून कॉन्टिन्यूज टू इल्यूड दिल्ली। इल्यूड का मतलब होता है रिसीव करना किसी भी चीज को, यानी साउथ वेस्ट मानसून जो है वो कॉन्टिन्यूज इल्यूड दिल्ली, दिल्ली पहुंच चुका, पंजाब एंड हरियाणा, ये 3 जगह पे वो पहुंच चुके हैं। इट इज रैकिंग हैवॉक इन पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, वहां पर भी गया। इन हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में फ्लड वाटर्स स्वेप्ट थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ भागशो नाग विलेज डैमेजिंग पार्क्ड व्हीकल्स, है ना। तो ये आप जैसे हिमाचल गया, बहुत बारिश हुई, बाढ़ वगैरह आ गई। अब पॉइंट 1 दिया हुआ है, द इंस्ट्रक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन हैज, पहला है। सेकेंड में दिया गया डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट टू, सी में बोला गया पोस्टपोन देयर विजिट टू धर्मशाला इन व्यू ऑफ द, और डी में बोला गया हैवी रेन्स, ये सब बारिश हुई, ये सब सिक्वेंस ऑफ आपके इवेंट हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह स्पोक टू हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ऑन मंडे टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन अराइजिंग ड्यू टू फ्लड्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट एंड एश्योर्ड हिम। अब एश्योर कौन किए, तो अमित शाह जी किए, किनको किए, जयराम ठाकुर जी को किए। हिम ऑल पॉसिबल हेल्प फ्रॉम द सेंटर, कि जो भी हेल्प करेगा सेंटर आपका करेगा। इन शिमला द नेशनल हाईवे नियर जाखरे इन द रामपुर एरिया हैज बीन ब्लॉक्ड ड्यू टू द हैवी डाउनपोर, और डाउनपोर का मतलब होता है रेन कैट्स एंड डॉग्स, यानी मूसलाधार बारिश। अब आगे बोला गया विजुअल्स ऑल्सो शो एन ओवरफ्लोइंग मांजली रिवर इन धर्मशाला वाइपिंग अवे नियरली 10 शॉप्स इन द एरिया। तो ये बारिश की बात हो रही। आगे बोला गया द स्टेट हैज बीन रीलिंग अंडर द थ्रेट ऑफ अ सर्च इन कोरोना वायरस cases as tourists flock to popular hill stations like Manali and Shimla and even lesser known retreats at Nagar and Jivhi. Himachal Pradesh Director General of Police Sanjay Kundu had quipped on Saturday that the prolonged का मतलब होता है जो चीज लंबे समय से चली आ रही है, work from home culture has turned into work from Himachal Pradesh. States such as Uttarakhand and Jammu and Kashmir too witnessed torrential rain, यानी काफी बारिश हुई वहां पे। Visuals from ANI show debris का मतलब क्या होता है, वो आपका कूड़ा कचरा, from a landslide blocking the Rishikesh Badrinath National Highway number 7 near Chamole. In a separate incident, 3 people including an 8-year-old boy were killed at a village in Uttarakhand after their house collapsed in a landslide caused due to heavy rains. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। Whereas जबकि रीएस्टोरेशन यानी रिकवर, रीएस्टोरेशन का मतलब होता है रिकवर करना, वर्क इज अंडरवे इन द वाटर एरिया of Kashmir's Ganderbal district after a heavy rainfall caused damage to the roads. ANI further reported
मीनवाइल का मतलब होता है ड्यूरिंग द पीरियड द IMD हैज सेड दैट देयर आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर द एडवांस ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून ओवर दिल्ली, some parts of west Uttar Pradesh, some parts of Punjab, Haryana and Rajasthan today. The weather agency said conditions are becoming favorable. Favorable का मतलब condition अब सही हो रहा for the advance of monsoon over the remaining parts of the country during the next 48 hours. The monsoon has also claimed the lives of 28 people in separate incidents of lightning यानी बिजली का कड़कना in Rajasthan and उत्तर प्रदेश. तो ये आपका सवाल था. 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोलॉन्ग्ड. प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय से जो चीज चली आ रही है, प्रोलॉन्ग्ड. अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल का मतलब होता है जो चीज रुके ही नहीं, इसको बोलते हैं सीजलेस. कोई भी चीज एक्शन में है और वो रुक नहीं रहा. सीज का मतलब होता है स्टेप और लेस का मीनिंग होता है नॉट, और यहीं से आप क्या पढ़ते हैं, सीज फायर यानी युद्ध विराम. एवरेज का मतलब होता है ब्रीफ यानी कि छोटा. एवरेज का मीनिंग होता है ब्रीफ यानी कि छोटा. और नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग का मतलब क्या होता है, नेवर एंडिंग जो कभी रुके ही नहीं. प्रोलॉन्ग का मतलब होता है क्रॉनिक, जो लंबे समय से बस चली आ रही. करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाना है नेवर एंडिंग, जो कभी समाप्त ही ना हो. यह आपको ध्यान में रखना है. 17 क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स सेंटेंस. अब यहां पे आपको सीक्वेंस में यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको सॉल्व करना है, तो सीक्वेंस के लिए पैसेज आपको देखना पड़ेगा. यहां पर सबसे पहले ऑप्शन का हेल्प लीजिए. डी लिखा हुआ है. अब डी कहां पर होगा, तो यहां दिया हुआ था ना डी, बोल रहा है हैवी रेन्स. डी में क्या बोला गया, हैवी रेन्स, और डी के बाद बी बोला जा रहा है हैवी रेन्स टूरिस्ट टू. इसका कोई सेंस बनेगा डी के बाद बी का, कोई सेंस नहीं बनेगा. तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए एलिमिनेट हुआ. इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में. सेकंड में आपका बी पहले आया हुआ है, बी को पढ़ लीजिए. बी बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट टू, टूरिस्ट टू. ये आपका बी है. और बी में क्या बोला गया, बी के बाद क्या है आपका डी, और बी के बाद डी आपका दिया हुआ है टूरिस्ट टू रेंज. अब टू के बाद भी 5 तो आता नहीं है, टू के बाद भी 1 आता है. ये आपको ध्यान में रखना है. तो ये आपका नहीं आएगा, तो आपका बी ऑप्शन भी गया. देखो कितना मुश्किल है क्वेश्चन, दिमाग तो खराब होगा आपका. अब सी ऑप्शन देखते हैं. सी में क्या होना चाहिए, BACD, BACD. अब बी में क्या है, टूरिस्ट टू यानी डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट टू. बी के बाद क्या था, ए. द इंस्ट्रक्टेड, द इंस्ट्रक्टेड. उसके बाद BA, उसके बाद क्या है आपका मामला, BACD, द इंस्ट्रक्टेड. पोस्टपोन, पोस्टपोन देयर विजिट टू धर्मशाला इन व्यू ऑफ द. ए किधर गया, BACD. अरे भैया काफी टाइम लग रहा है. BAC, उसके बाद डी है, डी किधर गया, विजिटेड, क्या बोलते किधर, देयर विजिट टू धर्मशाला इन व्यू ऑफ द हैवी रेन्स. तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया BACD. आप लोग बहुत गुस्साए होंगे जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, ये क्या दे दिया मास्टर. आइए, विच ऑफ द मेंशन्ड स्टेट्स अबव have been able to stay insulated by the southwest monsoon. दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा. बिल्कुल सही है. करेक्ट ऑप्शन आपका होगा D4 दिल्ली, D4 दिल्ली. आ जाओ पहले इसको सॉल्व करें. हाउ मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू लाइटिंग इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. कितने लोग, 3 लोग, 3 ना, 3 लोगों की जान गई थी. यहां पे एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा. और 20 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर द पैसेज. एज पर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू पैसेज. पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा इंफॉर्मेशन आपका सही है. पार्ट्स ऑफ हिमाचल एंड उत्तराखंड हैव बीन फेसिंग सीवियर कंसिक्वेंसेज ऑफ द हैवी मॉनसून. द NH7 has been blocked because of the debris caused due to the landslides. Restoration work is underway in the water area of Kashmir's Gangwal district. तो इसमें सारे मामले आपके फिट है. करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा D4 दिल्ली. क्लियर. तो ये था आपका कॉम्प्रिहेंशन. अब आप सॉल्व करेंगे क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट की बात करेंगे तो क्लोज टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, तो मिला है द स्वेज कैनाल इज एन डैश सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट connecting the Mediterranean Sea dash the Red Sea through the Isthmus of Suez and dividing area and Asia, Africa and Asia. In 1858, Ferdinand de Lesseps, the Suez Canal Company for the express purpose of building the canal,
construction of the canal dash from 1859 to 1869 and took place under the auspices of the Ottoman Empire. The canal officially dash on the November 1869. तो स्वेज कैनाल के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके सामने यहां दिया गया है. द स्वेज कैनाल इज एन कंपनी, इज एन नेचुरल, इज एन आर्टिफिशियल. आप आर्टिकल के बाद आपको क्या चाहिए? वॉवेल साउंड वाले वर्ड, वॉवेल साउंड वाले वर्ड. आइए आइए फटाफट आइए. दो बार मेरे को जाना पड़ गया, सॉरी माफी चाहूंगा. आइए. तो स्वेज कैनाल इज एन कंपनी, नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल. क्या होगा? क्योंकि एन के बाद आप यहां पे कंपनी, नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल का इस्तेमाल करेंगे. सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट कनेक्टिंग द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी. दो को कनेक्ट कर रहा है ना, तो फ्रॉम ऑन नहीं, टू होगा. कनेक्टिंग द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी थ्रू द इस्मस ऑफ स्वेज एंड डिवाइडिंग अफ्रीका एंड एशिया. इन 1858 फर्डिनेंड डी लेस्प फॉर्म्ड, मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड. अब यहां पर इसको मैन्युफैक्चर तो किया नहीं गया, कोई प्रोडक्ट तो यह है नहीं. प्रोड्यूस करने की बात यहां पे नहीं है, उसको फॉर्म किया जाना होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा, तो फॉर्म्ड. द स्वेज कैनाल कंपनी ऑफ द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ बिल्डिंग द कैनाल. कंस्ट्रक्शंस ऑफ द कैनाल डैश फ्रॉम 1859 टू 1869. अब यहां पर है कि कंस्ट्रक्शन जो कैनाल का हुआ कहां हुआ. स्टॉप का मीनिंग होता है स्टॉप, रुक जाना. लास्टेड का मतलब होता है टिकना, और एग्जिस्टेड. तो कंस्ट्रक्शंस ऑफ द कैनाल डैश फ्रॉम 1859 टू 1869. अब यहां पर आप किसके साथ जाएंगे? लास्टेड फ्रॉम, यानी यहां से यहां तक ये काम चला, ये बोला गया है, तो एग्जिस्ट का सेंस यहां नहीं बनेगा. took place under the auspices of the Ottoman Empire. The canal officially dash on 17th November 1869. तो ये आपका पास्ट का टाइम है. तो ऑपेंड V1 V5 प्रेजेंट में, और ऑपेंड आपका V2. करेक्ट ऑप्शन बी B4 बॉम्बे आपका आंसर होना चाहिए. ध्यान आप रखेंगे, किसी के मन में किसी भी टाइप का कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ध्यान आपको रखना है. चलिए आगे आपका सिनोनिम है प्लैकेट. प्लैकेट वर्ड की बात करेंगे तो प्लैकेट वर्ड जो है, इसका ये सबसे पहले ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपका हो गया वर्ब, और प्लैकेट का मतलब होता है पेसिफाई, और पेसिफाई करने का मतलब होता है शांत कर देना, और इसके लिए एक वर्ड आता है सूदिंग, यानी रिलैक्स कर देना. पीटी का मतलब क्या होता है? पीटी का मतलब होता है छोटे मोटे मुद्दे. पीटी के लिए वर्ड आता है आपका ट्रिवियल, TRIVIL, ट्रिवियल. और पीटी के लिए एक वर्ड आता है ट्रिफल, TRIFLE, ट्रिफल. और एक वर्ड आपका होता है यूजलेस, जब किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है. आपका एक वर्ड आया एम्ब्रॉयल. एम्ब्रॉयल का मतलब होता है जब किसी भी चीज में आप फंस जाते हैं, यानी इंटेंगल, यानी कि फंस जाना. किसी भी चीज में जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो बातें होती है. फिर आपका वर्ड है अपीज. अपीज का मतलब होता है शांत होना, यानी कि रिलैक्स होना, रिलैक्स होना. और अपीज का मतलब होता है रिलीव होना. उस सेंस में बात आप करेंगे तो प्लैकेट वर्ड का मीनिंग क्या हो जाना है? तो प्लैकेट वर्ड का मीनिंग हो जाएगा आपका अपीज होना, शांत होना, सिनोनिम वर्ड के तौर पे. आइए नेक्स्ट. बॉयस्टेरस एंटोनिम बोला गया. इस वर्ड का सफिक्स जो है वो आपका एडजेक्टिव होगा. किसी भी वर्ड के लास्ट में OUS आ जाए, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होगा. बॉयस्टेरस. बॉयस्टेरस की बात करेंगे. बॉयस्टेरस का मतलब होता है हो हंगामा. इसके लिए वर्ड आता है पेंडेमोनियम. क्या? पेंडेमोनियम, जिसको आप बोलते हैं कोलाहल, कमोशन, COMMO, कमोशन, है ना, TION. कमोशन की बात करेंगे. टमुल्टुअस उसी को बोलते हैं, और आपके बी ऑप्शन में आया है, बट बोला गया है एंटोनिम यहां पे. रॉडी का मतलब क्या होता है? पग्नेशियस, लड़ाकू इंसान. रॉडी का मतलब होता है पग्नेशियस. इसी को आप बोलेंगे वार लाइक. इसी को आप बोलते हैं क्वेरलसम. क्वेरलसम, जो झगड़ालू इंसान है. और फिर आपका वर्ड आया है सीरीन. सीरीन का मतलब वही होता है शांत होना, CALM, काम होना. कंपोज्ड होना, जो इंसान बिल्कुल ही शांत टाइप का है, उसे बोलेंगे. तो बॉयस्टेरस वर्ड का एंटोनिम बोला गया सीरीन. ये आपका हो जाएगा शांत चित्त रहने वाला आदमी. ध्यान रखना है. आइए नेक्स्ट 28. क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे. वन वर्ड, अ हाउस वेयर एन एस्किमो लिव्स. सबसे पहले एस्किमो उन लोगों को कहते हैं
जो आपको ग्रीनलैंड में मिलेंगे, बर्फीले एरिया में मिलते हैं। ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्थ अमेरिका का बर्फीला हिस्सा हो गया, वहां पे आपको ये लोग मिलेंगे। वहां पे रहने वाले प्रजाति को एस्किमो कहते हैं। और बर्फीला घर को आप बोलते हैं इग्लू, इग्लू बोलेंगे। डॉवर क्या होता है? तो डॉवर होता है ना, मनी गिवन टू अ विडो। एक महिला है, विडो है, हस्बैंड नहीं है, तो हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसमें जो भी उनको शेयर मिलता है वो विडो कहलाता है। और एक वर्ड होता है एलिमनी। एलिमनी होता है डिवोर्स्ड लेडी के लिए, जैसे अभी यजुवेंद्र चहल का डिवोर्स हुआ है ना, तो तब जो मिलता है उसको एलिमनी कहेंगे। लेकिन अगर कोई लेडी है, विडो, हस्बैंड जीवित नहीं रहे और फिर हस्बैंड के प्रॉपर्टी में जो शेयर मिलता है उन्हें आप डॉवर कहने का काम करेंगे। तो एलिमनी डिवोर्स्ड लेडी को मिलता है, क्लियर। और डोवर जो विडो है उनको मिलता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका वर्ड है हैमलेट। तो हैमलेट का मतलब होता है स्मॉल विलेज, छोटा सा गांव। और हैमलेट जो आपका एक प्ले भी है, किनका? विलियम शेक्सपियर साहब का। तो करेक्ट ऑप्शन C4 कनाडा हो गया। 29 की बात करें, आई वॉज होपिंग अगेंस्ट होप दैट शी वुड एग्री टू माई प्रपोजल। यानी उम्मीद के विरुद्ध में उम्मीद है, यानी आपको बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है। उम्मीद हो रहा फिर हो रहा, ना ना ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो होपिंग अगेंस्ट होप की बात करेंगे। होपिंग फॉर समथिंग, होपिंग अगेंस्ट समथिंग, होपिंग विदाउट एनी लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, यानी लग ही नहीं रहा कुछ जिंदगी में होगा, उसको हम बोलते हैं C4 कनाडा। आपका आंसर यहां माना जाएगा। आगे है 30, क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होमोजीनियस। होमोजीनियस की स्पेलिंग क्या होती है? तो HOMOGENEOUS, होमोजीनियस। और होमोजीनियस की बात करेंगे तो होमो का मीनिंग होता है आपका सिमिलर, और जीन का मीनिंग होता है बर्थ। जीन का मीनिंग क्या होता है? बर्थ, यानी सजातीय जिसको बोलते हैं आप। और ऑनरेबल का मतलब क्या होता है? सम्माननीय, HONOURABLE। ऑनरेबल बोले, या आप इसी को एडोरेबल बोलिए, या इसी को रिस्पेक्टेबल कहिए। रिस्पेक्टेबल कहने का काम कीजिए। और ऑनोरेरियम क्या होता है? लेस पेमेंट टू द वर्कर, यानी कम पैसे में, लेस पेमेंट टू द एम्प्लॉय, या जो भी है उसे आप ऑनोरेरियम कहेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्टली स्पेल्ड वो C4 कनाडा। आगे आइए, यहां बैच के बारे में लास्ट में बताएंगे। अब आपका यहां नरेशन का मामला है। शी सेड टू हर डोंट रीड सो लाउड। आइए यहां, शी सेड टू हर डोंट रीड सो लाउड। अब यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में डोंट का मामला आया है। सबसे पहले आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो गया है ये गया है पास्ट में, क्लियर। और रिपोर्टेड स्पीच जो है ये आपके इंपैरेटिव सेंटेंस में है। किस सेंटेंस में बंधो? इंपैरेटिव सेंटेंस में। और इंपैरेटिव सेंटेंस में भी वो सेंटेंस आपका नेगेटिव है। कैसा है भाई? नेगेटिव सेंटेंस है। और जब इंपैरेटिव नेगेटिव होता है तो इसकी शुरुआत या तो डोंट से होती है या फिर नेवर से, और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे डोंट रीड सो लाउड बोला गया, तो रिपोर्टिंग वर्ब के प्लेस पे आप जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो आपका या तो ऑर्डर होगा, सिंपल में आप टोल्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव है तो इसके बाद आप नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो भी वर्ब वगैरह है उसके साथ आप चले जाएंगे, ऐसा यहां पर होगा। तो सी टोल्ड हर नॉट टू रीड सो लाउड, करेक्ट ऑप्शन ए फॉर आगरा। सी एडवाइज्ड हर नॉट टू रीड, एडवाइज ये नहीं होगा, एडवाइज का अलग सेंस है। मैंने बोला वर्क हार्ड, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, है ना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये एडवाइस है। तो यहां पर और सी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट करने के लिए जब भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस बनेगा तो रिक्वेस्ट के सेंस के लिए आपको यहां पर एक वर्ड या तो प्लीज दिखेगा या आप काइंडली वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यह आपको ध्यान में रखना है। 32 में आपका क्वेश्चन है वॉइस। आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट ही हैड बीन बिटन ब्लैक एंड ब्लू, बहुत ही गंदे तरीके से पीटा गया। तो आई वॉज सरप्राइज बोला गया, वॉज सरप्राइज्ड, और यहां पर ही हैड बीन बिटन, तो पैसिव में चला गया है मामला। अब यहां पर पैसिव में गया तो एक्टिव में लाइए।
आई वॉज सरप्राइज टू सी ही हैड बीन बिटन ब्लैक एंड ब्लू, कोई सेंस नहीं बनेगा। इट सरप्राइज्ड मी, अब यहां पर V2 है तो इट सरप्राइज्ड मी को लिख सकते हैं आई वॉज सरप्राइज्ड, है ना, और दैट ही हैड बीन बिटन ब्लैक एंड ब्लू, ये हो सकता है। इट वॉज सरप्राइजिंग, कोई सेंस नहीं बनेगा, और ही हैड बीन बिटन, तो तीनों ऑप्शन में हमारा आंसर बी फॉर बॉम्बे ही है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। 33 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला? बोला गया है ऑल्दो द पेन वॉज बिहाइंड हिज कैपेसिटी येट ही डिडंट कंप्लेन, यद्यपि उसका दर्द काफी रहा। अब यहां पर ऑल्दो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। देखिए आपका एक वर्ड होता है ऑल्दो, एक वर्ड होता है इवन दो, इवन दो, एक वर्ड होता है आपका दो, THOUGH, और ये तीनों हमारे हैं कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। और ये कंजंक्शन क्या बतलाते हैं? कॉन्ट्रास्ट को बतलाएंगे। और कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है? तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट फीलिंग। कॉन्ट्रास्ट मींस अपोजिट फीलिंग, और अपोजिट फीलिंग को बताने के लिए दो, ऑल दो, इवन दो का इस्तेमाल करते, और इसके साथ कंजंक्शन आप येट लगाते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। कई बार आपको येट नहीं दिखता, बट दिख जाता है, और बट आपका हो जाएगा गलत। पहली बात ये, तो ये कंजंक्शन है। कॉन्ट्रास्ट को बताने के लिए हमारे पास दो प्रेपोजिशन है, एक का नाम है डेस्पाइट और एक का नाम है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ, तो ये आपके प्रेपोजिशन है। इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट के तौर पे या तो एक सिंगल वर्ड होगा या आप फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, और कंजंक्शन अपने साथ क्लॉज को कनेक्ट करेगा। फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या? फ्रेज आपका होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, क्लॉज आपका होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद वर्ब, है ना। तो ऑल्दो द पेन वॉज बिहाइंड, बिहाइंड का यहां कोई सेंस नहीं बनेगा। बोला दर्द जो है बिहाइंड हिज कैपेसिटी नहीं, बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, और बियॉन्ड का मतलब होता है सीमा रेखा के बाहर, यानी दर्द जो है उसके क्षमता के बाहर है। येट फिर भी ही डिडंट कंप्लेन, फिर भी उसने शिकायत नहीं की। जब दर्द है तो उनको दवाई लेना पड़ेगा, शिकायत करनी होगी, लेकिन बोला गया दर्द उसके क्षमता के बाहर है, और क्षमता को बताने के लिए बिहाइंड नहीं बियॉन्ड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट ऑप्शन सेकंड होना चाहिए, बी फॉर बॉम्बे, है ना। प्रेपोजिशनल एरर, ये आप ध्यान में जरूर रखिए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, दे आर वेटिंग फॉर हर सिंस द आफ्टरनून। अब देखिए दे आर वेटिंग, अब यहां पर आप क्या करें? आर वेटिंग लिखा हुआ है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, इज एम आर या वॉच या फिर वर प्लस V4। तो इज एम आर वॉच वर प्लस V4 जो आपका है, ये आपके है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है बंधु? तो ये टेंस हमारा कहलाया कॉन्टिन्यूअस। यहीं पे अगर आप इस्तेमाल करना चाहें हैव, हैज, हैड प्लस बीन और प्लस V4, क्लियर? ये हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम होता है विद टाइम, और कॉन्टिन्यूअस होता है आपका विदाउट टाइम। अगर आप ध्यान से यहां देखें इस सेंटेंस में, तो यहां पर सिंस द आफ्टरनून आप दे रखे हैं, तो आर वेटिंग से तो आपका काम चलेगा नहीं, पहली बात तो ये। वर वेटिंग से भी काम नहीं चलेगा, वेट तो आपका होगा ही नहीं। और हैव बीन वेटिंग करेंगे, और वेट के साथ आपका प्रेपोजिशन फॉर लगता है, तो यहां पर वेट फॉर भी नहीं है, यहां पे आर वेटिंग फॉर है, क्लियर। जहां हैव बीन वेटिंग फॉर होना चाहिए, बिकॉज यहां पे टाइम है, तो कोई भी फिट नहीं बैठेगा, आंसर ई होगा। बी कैसे कह रहे हैं आप लोग? मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देता हूं कि आप गलती करें। हर एक टर्म पे ध्यान देना है कि वेट के साथ फॉर लगता है, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, क्लियर है मामला। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम आता है, यहां पर आपका सिंस द आफ्टरनून दिया हुआ है, तो ये टाइम है, तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं चलेगा। ऐसी गलती क्यों करते हैं आप? चलिए, बोला गया 35 में आर्ट्स स्टिल डज नॉट मेक न्यूज, है ना, डैश द स्टोरी हैज पॉलिटिकल। आर्ट फिर भी न्यूज नहीं बना, आर्ट स्टिल डज नॉट मेक न्यूज। अब यहां पर है अंटिल बिकरिंग, बिकरिंग, बिकरिंग का मतलब होता है, क्या बोल सकते हो आप? स्पॉन्टेनियस, विदाउट एनी प्लानिंग।
विदाउट प्लानिंग। अनलेस, अनलेस मतलब इफ नॉट। अनलेस और अनटिल में क्या डिफरेंस है? अनटिल बतलाता है टाइम को, अनलेस बतलाता है कंडीशन को। रैमिफिकेशन किसी रिजल्ट की बात आप करेंगे, रैमिफिकेशन क्या होता है? रिजल्ट। और यहां पर विदाउट एंगल, विदाउट का मतलब के बिना, एंगल का मतलब साइड वगैरह। अब होना क्या चाहिए? तो बोला गया आर्ट्स स्टिल डज नॉट मेक न्यूज अनलेस द स्टोरी हैज पॉलिटिकल रैमिफिकेशन। जब तक पॉलिटिकली कुछ नहीं होगा आप न्यूज बना नहीं सकते या न्यूज बनता नहीं है। तो यहां पे कंडीशन था कि अनलेस द स्टोरी हैज पॉलिटिकल रैमिफिकेशन। न्यूज जो भी होता है राजनीति से ही बनता है। करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। 34 का सी कैसे होगा? वेटिंग के साथ 4 होना चाहिए ना, और यहां पर नहीं लिखा है तो कैसे करेंगे कुमकुम? 36 फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ 4 सेंटेंस, चूज द सेंटेंस विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली एरर, है ना, ग्रामेटिकली लॉजिकल, यानी ग्रामेटिकल सही होना चाहिए, लॉजिकल सही होना चाहिए। दिस साइट विल गिव एटलीस्ट, एटलीस्ट एक साथ नहीं लिखा जाता है, पहली बात तो ये। दिस साइट अलॉज, साइट सिंगुलर है, अलॉज V5 यू टू गिव सेवरल नो follow links to your blogs and cite from your articles। करेक्ट ऑप्शन बी है। दिस साइट एलो, साइट भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V1 का इस्तेमाल नहीं, V5 होना चाहिए जो यहां पे हो रखा। करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे आप ध्यान में जरूर रखेंगे। और 37 बोला गया राइटर इज रिलेटेड टू रीडर। राइटर लिखता है अपने पाठक के लिए, तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है अपने कंज्यूमर के लिए, अपने उपभोक्ता के लिए। तो सेलर या क्रिएटर नहीं, राइटर किसके लिए लिखेगा? रीडर के लिए। तो प्रोड्यूसर किसके लिए बनाएगा प्रोडक्ट? अपने कंज्यूमर के लिए, अपने उपभोक्ता के लिए। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट, वन कैन नॉट मूवमेंट, सॉरी, अच्छा ये तो आपका वो है ना, क्या बोलते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब इसको कैसे आप अरेंज करेंगे? तो पहला सेंटेंस यहां पे दे रखा है वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट। अब सी आया है, बोल रहा है विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो। अब मूवमेंट के लिए आप विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन लिविंग है, रिलेटिव प्रोनाउन विच आ सकता है। सी, यहां पे भी सी है और यहां पर आपका बी दिया हुआ है। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, बी। अब किसके साथ? तीनों को पढ़िए। सी को हमने पढ़ा विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो, सी के बाद बी इन वर्ल्ड हिस्ट्री, इन वर्ल्ड हिस्ट्री, और ए विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस, एंड डी सो कंप्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट। एक ये बोला गया। बी में क्या है कि वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो, सी डी बी, सी डी के बाद सी के बाद डी ना, हाँ, 25 years ago, so completely and so rapidly as the green movement, CDB, and A, CD, उसके बाद B, in world history, which has gripped। अब यहां पर हिस्ट्री आपका नाउन है जिसके लिए which आया, तो B के बाद A का मैंडेटरी पेयर बनना चाहिए, और B के बाद यहां पर A दिया हुआ है और B के बाद यहां पर A दिया हुआ, दोनों को पढ़ लीजिए। अब आइए यहां, in world history, in world history, A, which has gripped the imagination of the entire human race, and D so completely and so rapidly as the green movement, in green movement which started nearly 25 years ago। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए C फॉर कनाडा, है ना। ए नहीं होगा भैया, ना बी ना सी, ध्यान रखना है आपको यहां पे। 39 I have to dash my notes once again to make sure I have learned all important details before the exam। बोल रहा मैं अपना नोट्स एक बार और पढ़ लेता हूं ताकि एग्जाम से पहले डिटेलिंग देख लूं। स्टैंड फॉर, जब आप किसी के समर्थन में होते हैं स्टैंड फॉर, या इसी को हम कहते हैं स्टैंड बाय, या स्टैंड फॉर का मतलब फुल फॉर्म बताना भी होता है, फुल फॉर्म बताना भी होगा। गो ओवर का मतलब होता है स्टडी करना, रीड करना, और पुट अप विद आपका फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टॉलरेट करना। पुट अप विद का मतलब क्या होता है बंधु? टॉलरेट करना। तो आई हैव टू go over my notes once again to make sure I have learned all important details before the exam। correct option C for Canada। and last question of the day, he lost his coat and his temper। अब देखिए एक ही वर्ड अलग अलग मीनिंग बता रहा है। फिगर ऑफ स्पीच में कि उसने अपना कोट खोया और साथ ही साथ अपना टेम्पर, अपना टेम्परामेंट खोया, दोनों का सेंस यहां पे है। तो जब एक वर्ड मल्टीपल मीनिंग बताने की बात करें, यानी किसी एक वर्ड का इस्तेमाल मल्टीपल सेंस में आप कर लें, उसे फिगर ऑफ स्पीच में आप जुगमा कहने का काम करते हैं। क्या कहने का काम करते हैं? जुगमा।
और एक वर्ड होता है मेटोनमी। मेटोनमी में क्या होता है, किसी एक वर्ड के बदले दूसरे वर्ड का आप इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हमने पेन वर्ड का इस्तेमाल किया, अब पेन का इस्तेमाल हमने कर लिया एजुकेशन के लिए। जैसे मैं बोला यू शुड हैव पेन, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कलम होनी चाहिए, आपको एजुकेटेड होना चाहिए, यू शुड हैव एजुकेशन। तो पेन के बदले एजुकेशन का इस्तेमाल ये मेटोनमी कहलाता है ना। और जब एक वर्ड का इस्तेमाल अलग अलग डिफरेंट सेंस में होता है उसे आप जुग्मा कहने का काम करेंगे। एजोनेंस में क्या होता है, सेम वॉवेल साउंड रिपीट करता है। सेम वॉवेल साउंड आपका क्या होता है, रिपीट होता है। और जब सेम वॉवेल साउंड आपका रिपीट होगा तो ये वर्ड के मिडल में होता है, ये वर्ड के मिडल में होगा। और यहीं पर एक वर्ड आता है आपका एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन की जब आप बात करते हैं तो एलिट्रेशन में बंधु क्या होगा, एलिट्रेशन में सेम वॉवेल कॉन्सोनेंट लेटर आपका रिपीट होता है, सेम कॉन्सोनेंट लेटर आपका रिपीट होता है। किसमें, एलिट्रेशन में। और ये आपका इनिशियल में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि वॉवेल साउंड रिपीट तो करेगा लेकिन वर्ड के इनिशियल में तो उसे आप क्या कहने का काम करेंगे, एलिट्रेशन। क्या कहेंगे, एलिट्रेशन। जैसे बंटी बॉट बैलून, है ना, बी। तो ये क्या है आपका, ये आपका एलिट्रेशन है, वॉवेल साउंड वॉवेल साउंड वॉवेल साउंड, सिमिलर सेंस में। और ये वर्ड के इनिशियल में आया। और एजोनेंस किसे कहेंगे, सेम वॉवेल साउंड रिपीट करे लेकिन वर्ड के मिडल में करे। जैसे आप कुछ भी बोल लीजिए, क्या बोलिएगा, जैसे आपने बोला कॉ रॉ हॉ, है ना। तो ये ओ आपका इधर भी आ रहा, इधर भी आ रहा है, इधर भी है और इधर भी है। लेकिन यहां पे देखिए वर्ड के बीच में है, सी डब्ल्यू के बीच में ओ, आर डब्ल्यू के बीच में, एच डब्ल्यू के बीच में। तो वॉवेल सिमिलर साउंड रिपीट तो हो लेकिन वो वर्ड के मिडल में होगा तो उसे एजोनेंस कहेंगे। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करेगा लेकिन वर्ड के इनिशियल में। बच्चा सिर्फ इतना रट्टा मार के जाता है, वॉवेल साउंड रिपीट करे तो एजोनेंस और कॉन्सोनेंट रिपीट करे तो एलिट्रेशन। प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, एलिट्रेशन में इन द इनिशियल ऑफ अ वर्ड और एजोनेंस में इन द मिडल ऑफ अ वर्ड। इस बात का ध्यान आपको रखना है। और ऑक्सीमोरोन तो आप जानते ही हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन को बतलाएगा और कॉन्ट्राडिक्शन को जो ये बतलाएगा कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। और ये आपके फ्रेज के फॉर्मेट पे होगा और फ्रेज के फॉर्मेट पे टू अपोजिट वर्ड साथ में होंगे। जैसे आपने यहां बोला ओपन सीक्रेट, अब जो चीज ओपन है वो सीक्रेट कैसे होगा और जो सीक्रेट है वो ओपन कैसे रहेगा, तो ये ऑक्सीमोरोन है। तो आपका सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। करेक्ट ऑप्शन सी। आप मुझे बताइए सेशन कैसा लगा।